बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इससे गुज़श्ता वीडियो जो हमने बनाई थी वो लंबर पंक्चर के ऊपर बनाई थी। जिन दोस्तों ने नहीं देखी तो इसका पॉपअप मैंने ऊपर दे दिया है, वो भी आप देख सकते हैं, वरना हमारे चैनल के ऊपर जाकर गुज़श्ता वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी वीडियो उस पहली वाली वीडियो की एक कंटिन्यूएशन है। पिछली दफ़ा हमने लंबर पंक्चर को डिस्कस किया था। यानी लंबर पंक्चर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के मोरों के दरमियान से सुई को अंदर दाखिल किया जाता है और दिमाग का जो पानी होता है जिसको CSF कहा जाता है उसको विड्रॉ किया जाता है। उसकी मुख्तलिफ इंडिकेशंस भी हैं जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। इस प्रोसीजर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन थी जिसका नाम था स्पाइनल हेडेक। अब स्पाइनल हेडेक जो है इसके लिए मुख्तलिफ और भी नाम इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह पोस्टड्यूरल पंक्चर हेडेक भी इसको कहा जाता है, एपिड्यूरल हेडेक भी कहा जाता है और लो प्रेशर हेडेक भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो हमारे ब्रेन के बाहर या स्पाइनल कार्ड के बाहर जो फ्लूइड है जिसको CSF फ्लूइड कहा जाता है उसकी मिकदार कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यानी स्पाइनल हेडेक से मुराद ये है कि सर का दर्द होना इस वजह से कि जिसका मसला हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड के अंदर हो और स्पेशली उसकी वजह हमारे दिमाग का जो पानी है यानी CSF है उसका कम होना हो। स्पाइनल हेडेक जो है सर का दर्द होना लंबर पंक्चर की वजह से, जिसके अंदर हमारा CSF दिमाग का पानी कम हो जाता है या ज़ाया हो जाता है या उसकी लीकेज हो जाती है। ये हम आगे जाके अभी डिस्कस भी करेंगे। स्पाइनल हेडेक जो है ये 20 से 40 साल की ख़वातीन के दरमियान बहुत कॉमन है। अब इसकी वजह यह है कि चूँकि 20 और 40 की एज के दरमियान अक्सर ख़वातीन के लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन बच्चों के लिए बड़े ऑपरेशन होते हैं या वो लेबर के लिए पेन को रिलीव करने के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लेते हैं ताकि उनकी जो डिलीवरी है, जो बच्चे की पैदाइश है, वो पेन के बगैर हो। तो लिहाजा इन ख़वातीन के अंदर इस एज के अंदर स्पाइनल हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा दोस्तों, जो स्पाइनल हेडेक है ये लंबर पंक्चर के बाद फ़ौरन भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से 4 दिनों के बाद भी स्टार्ट हो सकता है और इवन मंथ के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो कहे कि मैंने ऑपरेशन करवाया है और 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, उसके बाद अगर उस पेशेंट को भी हेडेक होगा तो सबसे पहले जो हम चीज़ सोचेंगे वो यही स्पाइनल हेडेक के बारे में सोचेंगे। अब अगली बात यह है कि स्पाइनल हेडेक का मैकेनिज्म क्या है, कि हमारे सर के अंदर दर्द होता क्यों है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हम लंबर पंक्चर करते हैं, एक सुई को 2 वर्टिब्री के दरमियान, 2 मोरों के दरमियान से अंदर लेके जाते हैं तो वहाँ से कुछ मिकदार जो है वो CSF की जो दिमाग का पानी है वो तो बाहर आती है, लेकिन जिस जगह से, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ 3-4 लेयर्स लगाई हुई हैं जिनको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। जब हम उसके अंदर से सुराख करके अंदर जाते हैं तब वहाँ से पानी बाहर निकलता। कई दफ़ा वो सुराख बड़ा हो जाता है, कुछ तो CSF बाहर निकलता है, कुछ उस सुराख से निकल के जो सराउंडिंग एरिया है उसके अंदर लीकेज होना शुरू हो जाती है। तो इस लीकेज की वजह से होता ये है कि उस CSF की जो मिकदार है वो कम हो जाती है और जब CSF की मिकदार ब्रेन के अंदर कम होती है तो आपका जो ब्रेन टिश्यू है वो सैग करके, हैंग करके जब नीचे आ जाता है और इस सैगिंग की वजह से जो उसके सपोर्टिंग टिश्यू, जो साइडों पे टिश्यू मौजूद हैं या नर्व हैं, उसके ऊपर स्ट्रेच होता है और इस स्ट्रेच की वजह से
पेन होता है। अब दोस्तों जो स्पाइनल हेडेक है इसकी इम्पॉर्टेंट वजूहात क्या हैं। इसमें सबसे पहली जो वजह है दैट इज लंबर पंक्चर, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। और ये लंबर पंक्चर पेन के लिए किया जाता है बच्चों के अंदर, ख़वातीन के अंदर बच्चों की डिलीवरी के लिए, सर्जरी के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन जो आर्थोपेडिक्स के हैं या हिस्टेक्टमीज़ हैं उसके लिए, यानी नाफ से नीचे जो भी सर्जरीज़ हैं वो इस एनेस्थीसिया के थ्रू की जाती हैं। थेराप्यूटिक्स है, दिमाग के अंदर CSF ज़्यादा हो वो उसको कम करने के लिए, और डायग्नोस्टिक है, स्पाइनल कार्ड की कुछ डिजीज़ को भी डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको स्पाइनल कार्ड की कोई इंजरी हुई है या आपकी कोई हेड की इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपकी मेनिंजीज जो कवरिंग है, जो दिमाग के पानी को कवर कर रही हैं, उनका किसी जगह से टीयर हो जाता है तो उससे भी ये दिमाग का पानी जो है CSF बार लीक हो सकता है। और इसी तरह स्पाइनल कार्ड के अंदर कोई सिस्ट मौजूद है, सिस्ट कहते हैं पानी भरी हुई चीज़ जिसके अंदर पानी सा भरा हुआ हो और झिल्ली नुमा चीज़ हो तो इसको सिस्ट कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर अगर कोई सिस्ट हो और वो सिस्ट भी अगर फट जाए तो उसकी वजह से भी आपका CSF की लीकेज होती है और आपको स्पाइनल हेडेक होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के इसके अंदर पेशेंट को तकलीफ क्या क्या होती है। स्पाइनल हेडेक, अगर किसी को हेडेक की और भी वजूहत हैं, टेंशन हेडेक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हेडेक्स भी हो सकता है, लेकिन जो स्पाइनल हेडेक्स होता है इसकी क्या वजूहत है। एक चीज़ और ज़हन में भी रखें कि जो स्पाइनल हेडेक है ये यूजुअली 2 से 3 दिनों के बाद जो है वो शुरू होता है और इवन कुछ मंथ्स तक भी रह सकता है। अब इसके अंदर इलामात क्या होती हैं, यानी सिम्टम्स क्या होती हैं। पेशेंट को सवियर किस्म का थ्रोबिंग पेन होता है। ये पेन सर के अगले हिस्से में भी हो सकता है और सर के पिछले हिस्से में भी हो सकता है। ये हेडेक जब आप लेटे रहें तो आपको सर दर्द नहीं होएगा, जैसे ही आप बैठेंगे या आप खड़े होंगे तो चलेंगे आपको शदीद किस्म का हेडेक भी होएगा और इससे आपका BP भी नीचे जाएगा। जो स्पाइनल हेडेक है ये खांसी आने पे, छींक आने पे या जोर लगाने से भी ये ज्यादा होता है। इस तरह आपको नाजिया होएगा, मतली होएगी, उल्टी आएगी, नेक के अंदर आपको पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है यानी आप चकरा रहे हों, और इसी तरह आपको देखने में भी दुश्वारी हो सकती है। वो लोग जिनको स्पाइनल हेडेक होता है वो धूप के अंदर भी नहीं लिख सकते, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। ठीक है जी, ये तो थी इसकी इम्पॉर्टेंट काजेस। कुछ ऐसी इसके अंदर भी इलामात होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये कभी कभार होती हैं, यानी टिनाइटस है, आपके कानों के अंदर सुइयों का बजना है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपकी हियरिंग लॉस भी हो सकता है, और बाद औक़ात ऐसे होता है कि नर्व के डैमेज होने की वजह से आपके बाजुओं के अंदर या लोअर लिम्स के अंदर टिंगलिंग, ऐसे जैसे कोई सुइयां चुभ रही हैं या आपके जिस्म के ऊपर कोई चूंटियां वगैरह भी जो है वो चल रही हैं, ऐसे भी महसूस हो सकता है। अब दोस्तों एक साइड पे तो लंबर पंक्चर की वजह से जो दिमाग का पानी कम होता है तो हेडेक होता है, लेकिन साथ साथ अगर किसी बंदे को कुछ और तकालीफ हैं तो ये स्पाइनल हेडेक और ज़्यादा वर्स हो जाएगा, ज़्यादा शदीद होएगा, जिसे हम कोमार्बिड कंडीशन भी कहते हैं। यानी बंदे को एक बीमारी हुई है, उससे पहले भी एक और बीमारी मौजूद है तो वो उसके ऊपर असरात ज़्यादा छोड़ती है। इस तरह किसी को डिहाइड्रेशन है, अगर किसी के अंदर पानी की कमी है तो उसको स्पाइनल हेडेक ज़्यादा होएगा, क्योंकि स्पाइनल हेडेक के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत नीचे चला जाता है। इस तरह कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या फ्लू है या बुखार है तो उनके अंदर भी स्पाइनल हेडेक ज़्यादा होएगा। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ऑलरेडी हेडेक की हिस्ट्री है, मिग्रेन है, हाइपरटेंशन की वजह से है, एंजाइटी की वजह से है, नींद ना आने की वजह से है,
تو ان کے اندر پھر اسپائنل ہیڈیک ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ لمبر پنکچر کرتے ہوئے اگر آپ بڑے سائز کی نیڈل اور کٹنگ نیڈل استعمال کرتے ہیں، یعنی جس کے آگے بلیڈ نما چیز بنی ہوئی ہے، سیدھا پوائنٹڈ اینڈ نہ ہو، کیونکہ پوائنٹڈ ایریا اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں کرتا آپ کی مننجیز کو جو بار پروٹیکٹیو کور ہیں جتنے کی کٹنگ نیڈنگ ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈائگنوسس کہ اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تشخیص اس کی ہسٹری کے اوپر ہوتی ہے۔ مریض آ کے بتائے گا جی میرا آپریشن ہوا، ایون کہ کہے گا کہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں یا مہینہ گزر چکا ہے یا آپریشن کو دوسرا تیسرا دن ہے، زیادہ تر ہسٹری کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہسٹری کے اوپر اس کا نہیں پتہ چلتا تو پھر ایم آر آئی کروایا جاتا ہے۔ ایم آر آئی کے اندر آپ کو سیگنگ آف ہارٹ یا آپ کی سی ایس ایف کی کسی بھی اسپائنل کارڈ کے اندر یا برین کے اندر کسی ایریا میں لیکیج ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ ویژوائز کی جا سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر کہ اس کا علاج کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، 85% آف دا کیسز میں وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ یہ 7 دنوں کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور باقی جو کیسز ہیں ان کے اندر بھی اس کی پروگنوسس اچھی ہے، وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ دوستو اس کے اندر علاج کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریسٹ۔ آپ نے آرام کرنا ہے، لیٹے رہنا ہے، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھنا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے آپ کا بلڈ پریشر کم ہوئے گا، آپ کو چکر آئیں گے اور آپ کو وومٹنگ ہوئے گی۔ کوشش کریں کہ آپ کی جو لیگز والی سائڈ ہے اس کو ایلیویٹ کر کے رکھیں اور سر والی سائڈ کو نیچے رکھیں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رہے۔ پانی زیادہ استعمال کریں، ٹی اور کافی کو استعمال کریں چونکہ ان کے اندر کیفین ہوتی ہے اور کیفین کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں یا پیراسیٹامولز ہے، یہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر کچھ لوگوں کے اندر یہ اسپائنل ہیڈیک ٹھیک نہیں ہو رہا تو ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو کہتا ہے اپیڈورل بلڈ پیچ۔ اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ آپ وین کے اندر سے بلڈ لیا جاتا ہے اور جس جگہ کے اوپر رینٹ ہے، جس جگہ پہ سوراخ ہے، اس ایریا کے اندر جا کے اس جو وین سے لگا ہوا بلڈ ہے اس کو وہاں پہ انجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب انجیکٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ جہاں بھی آپ بلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ بلڈ کلاٹ ہوئے گا اور وہاں پہ جو سوراخ ہے اس سوراخ کو سیل کر دے گا یا بند کر دے گا۔ لیکن اور یہ بھی دیکھیں کہ جن پیشنٹس کے اندر اپیڈورل بلڈ پیچ لگایا جاتا ہے 60 to 80% ان کیسز کے اندر یہ پیشنٹ 24 گھنٹے کے اندر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر رینٹ بہت بڑا ہے اور زیادہ سی ایس ایف کی لیکیج ہے اور پیشنٹ کی جو سمٹمز ہیں وہ امپروو نہیں ہو رہی تو اس صورت میں سرجری بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، سرجری کر کے اس جگہ کو سیل کیا جاتا ہے یا سوچر لگائے جاتے ہیں یا بند کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی اس کی سائن اینڈ سمٹم اور اس کی ٹریٹمنٹ۔ لیکن اگر بہت زیادہ سی ایس ایف لیک ہو تو اس کے ساتھ بہت ہی امپارٹنٹ اور ڈریڈلی کمپلیکیشنز بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی، یعنی اس سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس سے سیزرز ہو سکتی ہیں اگر اس کو پراپرلی مینیج نہیں کیا گیا، یعنی آپ کو دورے جھٹکے پڑ سکتے ہیں، کاما ہو سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتے ہیں، آپ کا دماغ جو ہے وہ ہرنیٹ کر کے ڈاؤن آ سکتا ہے۔ اور ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو سرنگومائلیا کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی اسپائنل کارڈ کے اندر سی ایس ایف سے بھری ہوئی سسٹ بن جاتی ہیں جو لیٹر آن نرو کو کمپریس کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو مختلف پرابلم اور اسپائنل ہیڈیک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کو پراپر طریقے سے مینیج نہ کیا جائے تو اس سے پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہے، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کے جاننے والے کو ہر قسم کی دکھ، بیماری اور آزمائش سے دور رکھے۔ مجھے دیں اجازت، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔